आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो मतलब सुनने में बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, पर ये 100% सच है। हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की। हाँ, एक ऐसा नाम जो बहादुरी का पर्याय बन गया। सोचकर देखिए, सिर्फ 19 साल का एक नौजवान जिसे 15 गोलियां लगती हैं, और उसके बाद भी वो टाइगर हिल पर दुश्मन के बंकर तबाह कर देता है। ये कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। सही कहा। हमारे पास इस पर कई समाचार लेख हैं, कुछ इंटरव्यूज हैं, वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं, और ये सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। दिलचस्प कैसे? देखिए, एक तरफ तो उनकी वो अविश्वसनीय वीरता की कहानी है, और दूसरी तरफ एक ऐसी प्रशासनिक गड़बड़ी है जिसके बारे में सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। और हमारा मकसद आज सिर्फ ये कहानी सुनाना नहीं है, हम इसकी गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल, हम समझने की कोशिश करेंगे कि टाइगर हिल की उस लड़ाई की असल में अहमियत क्या थी, और वो परमवीर चक्र से जुड़ा जो कंफ्यूजन था वो आखिर हुआ कैसे। और सबसे जरूरी, एक सैनिक की विरासत आज के दौर में क्या मायने रखती है। तो चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उनकी जड़ों से। आखिर कौन थे योगेंद्र सिंह यादव, और वो फौलादी जिगरा उनमें आया कहां से? उनका जन्म हुआ था 10 मई 1980 को। जगह थी उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला, एक छोटा सा गांव। और देशभक्ति तो जैसे उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता करण सिंह यादव वो खुद भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में थे। अच्छा। हाँ, और उन्होंने 1965 और 1971 दोनों लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। यहाँ तक कि उनके बड़े भाई भी सेना में ही थे। मतलब घर में ही पूरा फौजी माहौल था। और ये माहौल बहुत मायने रखता है। जब आप बचपन से ही देश सेवा और अनुशासन की कहानियां सुनकर बड़े होते हैं तो वो आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। सही बात है। और शायद इसी से प्रेरणा लेकर योगेंद्र सिर्फ 16 साल 5 महीने की उम्र में भारतीय सेना की 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल हो गए। 16 साल की उम्र? ये तो वो उम्र होती है जब ज्यादातर लड़के अपने भविष्य के बारे में ठीक से सोच भी नहीं रहे होते हैं। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, जो कई स्रोतों में बताई गई है, वो उनकी शादी वाली बात। हाँ, 1999 में कारगिल युद्ध का बुलावा आने से ठीक 15 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। मैं तो कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक 19 साल का लड़का, नई शादी हुई है, और उसे सब कुछ छोड़कर देश के सबसे मुश्किल युद्धों में से एक के लिए निकलना पड़ता है। ये उस प्रतिबद्धता को दिखाता है जो इन सैनिकों में होती है। उनके लिए कर्तव्य हमेशा व्यक्तिगत जीवन से पहले आता है। और इसी कर्तव्य की सबसे बड़ी परीक्षा उन्हें टाइगर हिल पर देनी थी। एक ऐसी रात जहां इंसान और पहाड़ दोनों की सीमाएं परखी जा रही थी। चलिए अब उस रात की बात करते हैं जिसने इतिहास बदल दिया। बिल्कुल, साल था 1999, कारगिल युद्ध। टाइगर हिल जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर थी। 16,500 फीट? जी हाँ, वो सामरिक रूप से बहुत ही अहम थी। वहां से दुश्मन सीधे नेशनल हाईवे 1 पर नजर रख सकता था, जो लद्दाख तक हमारी सप्लाई लाइन थी। मतलब उस पर कब्जा करना भारत के लिए जीत की गारंटी जैसा था। बिल्कुल। और ये काम 18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून को सौंपा गया। घातक प्लाटून? ये क्या होती है? ये कोई आम टुकड़ी है? नहीं, ये बहुत खास होती है। हर बटालियन में एक घातक प्लाटून होती है जिसमें सबसे फिट, अच्छा, सबसे तेज और सबसे बहादुर सैनिक होते हैं। इन्हें खास तौर पर शॉक असॉल्ट और मुश्किल ऑपरेशंस के लिए ही तैयार किया जाता है। मतलब जब मिशन लगभग नामुमकिन लगे तो घातक प्लाटून को ही भेजा जाता है। एकदम सही। और 3 और 4 जुलाई 1999 की रात को इसी प्लाटून को टाइगर हिल की चोटी पर दुश्मन के 3 बंकरों पर कब्जा करने का काम दिया गया। 3 बंकर? सुनने में तो सीधा साधा लगता है, पर असल में ये कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। आप समझिए, वो 3 बंकर एक चेन की तरह काम कर रहे थे। वो एक दूसरे को कवर फायर देते थे। अच्छा। मतलब अगर आप एक पर हमला करो तो बाकी 2 आप पर कहर बरपा देंगे। तो उन तीनों को एक साथ तोड़ना जरूरी था। एकमात्र रास्ता था। और रास्ता? वो लगभग 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई थी, बर्फ से ढकी हुई। मैं तो सोचकर ही कांप जाती हूँ। रात का अंधेरा, बर्फ से ढकी सीधी चट्टान, और आपको पता है कि ऊपर दुश्मन आपका इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। और ऐसे में योगेंद्र यादव ने खुद आगे बढ़कर बाकी टीम के लिए रस्सियां लगाने की जिम्मेदारी ली। हाँ,
और जैसे ही उन्होंने चढ़ाई शुरू की, वही हुआ जिसका डर था। दुश्मन ने ऊपर से मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड सब कुछ बरसाना शुरू कर दिया। हे भगवान! उनकी टीम के कमांडर और 2 और साथी वहीं शहीद हो गए। योगेंद्र को भी कई गोलियां लगी। कितनी? कुछ स्रोत कहते हैं 3 या 4, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स बताती हैं कि 15 से ज्यादा गोलियां और ग्रेनेड के टुकड़े उनके शरीर में, उनके कंधे, कमर और पैरों में लगे। उनका एक हाथ लगभग बेकार हो चुका था। 15 गोलियां? कोई भी आम इंसान तो एक गोली लगने पर गिर जाता है। इतनी चोटों के बाद तो हिलना भी नामुमकिन है। यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन दिमाग और जज्बा वो नहीं। उन्होंने एक ग्रेनेड निकाला और अपनी पूरी ताकत से पहले बंकर की तरफ फेंक दिया। और निशाना लगा? निशाना सटीक लगा। बंकर तबाह हो गया और उसमें कई दुश्मन सैनिक मारे गए। लेकिन अभी भी 2 बंकर बाकी थे और वो बुरी तरह जख्मी थे। हाँ, और यहीं पर सिर्फ उनकी बहादुरी नहीं, बल्कि उनकी बैटलफील्ड इंटेलिजेंस का भी एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। वो कैसे? वो खून से लथपथ हालत में किसी तरह रेंगते हुए दूसरे बंकर तक पहुंचे और अकेले ही 4 पाकिस्तानी सैनिकों को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया। अकेले? एक रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि जब और दुश्मन सैनिक उनके पास पहुंचे तो उन्होंने मरने का नाटक किया। बिल्कुल, उन्हें लगा कि योगेंद्र शहीद हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही वे बेफिक्र हुए, योगेंद्र ने उन पर अपने आखिरी ग्रेनेड से हमला कर दिया। ये सिर्फ हिम्मत नहीं, ये तो एक गहरी टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है जो 19 साल के सैनिक में मिलना हैरान करने वाला है। सही कहा। यह दिखाता है कि ट्रेनिंग उन्हें सिर्फ लड़ना नहीं, सोचना भी सिखाती है। उनके इस अचानक हमले से दुश्मन के होश उड़ गए। उन्हें लगा होगा कि भारतीय सेना की बड़ी टुकड़ी पहुंच गई है। हाँ बिल्कुल, और इस कंफ्यूजन ने नीचे मौजूद भारतीय टुकड़ी को जवाबी हमले की तैयारी के लिए बहुत कीमती समय दे दिया। और वो रुके नहीं। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वो किसी तरह पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए अपनी टुकड़ी तक वापस पहुंचे और दुश्मन के ठिकानों और उनकी संख्या की सटीक जानकारी दी। वो जानकारी सोने जैसी कीमती थी। उसी जानकारी और योगेंद्र की बहादुरी से मिले जोश के दम पर भारतीय सेना ने एक जोरदार हमला किया और आखिरकार टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया गया। मतलब अगर उस दिन योगेंद्र यादव ने वो हिम्मत और समझदारी ना दिखाई होती तो टाइगर हिल जीतना शायद नामुमकिन हो जाता। बहुत मुश्किल, या शायद नामुमकिन ही हो जाता। इस अविश्वसनीय बहादुरी के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के लिए चुना गया। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी में एक और अजीब मोड़ आया। शुरुआत में ये सम्मान उन्हें मरणोपरांत यानी पोस्टह्यूमसली घोषित कर दिया गया। जी। 1999 की एक रिपोर्ट इसे एक अक्षम्य भूल बताती है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि टाइगर हिल पर चढ़ने वाली उस 22 सदस्यों की टीम में योगेंद्र सिंह यादव नाम के 2 सैनिक थे। अच्छा, एक ही नाम के 2 लोग? 2 लोग। एक सैनिक उस लड़ाई में शहीद हो गए थे, चक्र मिला। वो दिल्ली के एक आर्मी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मतलब एक परिवार जो अपने बेटे के जिंदा बचने की खुशी मना रहा है, उसे अचानक पता चलता है कि उसे आधिकारिक तौर पर शहीद घोषित कर दिया गया है। ये कैसे हुआ? इतना बड़ा कंफ्यूजन। हैरान करने वाला तो है, लेकिन अगर आप उस वक्त के हालात देखें तो शायद उतना भी नहीं। सोचिए, युद्ध का माहौल था, कम्युनिकेशन लाइंस उतने साफ नहीं थे। हाँ, वो फॉग ऑफ वॉर वाली बात। बिल्कुल, फॉग ऑफ वॉर एक हकीकत थी। एक ही नाम के 2 सैनिक एक ही छोटी सी टीम में, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था ऐसी गलती के लिए। ये सिस्टम की कमजोरी से ज्यादा युद्ध की असलियत को दिखाता है, जहां हर तरफ केओस होता है। फिर इस गलती का पता कैसे चला? इसका पता तब चला जब अस्पताल में भर्ती योगेंद्र यादव की पत्नी ने उन्होंने अपने पति को मृत घोषित किए जाने पर अधिकारियों से विरोध जताया। और फिर इसके बाद सेना में हड़कंप मच गया। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक खुद उभार और माफीनामे के साथ अस्पताल पहुंचे। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए। इस घटना ने जरूर वीरता पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया पे भी सवाल उठाए होंगे। हाँ, इसने प्रक्रिया की समीक्षा के लिए प्रेरित किया। वैसे ये प्रक्रिया दुनिया में सबसे कठिन प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, एक स्रोत के अनुसार किसी भी वीरता पुरस्कार के लिए सिफारिश बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर से शुरू होती है। फिर उसे ब्रिगेड, डिवीजन, कॉर्प्स और फिर कमांड मुख्यालय में परखा जाता है।
हर स्तर पर दावों की बारीकी से जांच होती है। आखिर में ये सेना मुख्यालय में ऑनर्स एंड अवार्ड्स कमेटी के पास पहुंचती है और उनकी मंजूरी के बाद ही इसे रक्षा मंत्रालय भेजा जाता है। इतने सारे स्तरों के बावजूद ये चूक हो गई। ये वाकई युद्ध के दौरान होने वाले कंफ्यूजन का एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि गलती सुधारी गई। और योगेंद्र सिंह यादव को ठीक होने में कितना वक्त लगा? लगभग 1.5 साल। 15 गोलियों के घावों से उभरना कोई मजाक नहीं है। उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें मौत के मुंह से वापस खींच लिया। 26 जनवरी 2000 को उन्हें राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक तौर पर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और वो सिर्फ 19 साल की उम्र में ये सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक बन गए। ये एक रिकॉर्ड है जो आज भी कायम है। बिल्कुल। और उनका सैन्य जीवन यही खत्म नहीं हुआ। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उन्होंने एक बार फिर 18 ग्रेनेडियर्स में देश की सेवा की। वाओ। 2021 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्हें मानद कैप्टन का पद भी दिया गया और 31 दिसंबर 2021 को वे सेना से रिटायर हुए। और रिटायरमेंट के बाद भी उनकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया रूप ले लेती है ना? हाँ, हाल ही में जब वो प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे तो उनकी तस्वीरें वायरल हो गईं। लोग फिर से उनकी कहानी शेयर करने लगे। ये दिलचस्प है कि कैसे एक युद्ध नायक की पहचान आज के डिजिटल युग में बदल जाती है। ये एक अहम मुद्दा है। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं रहते, बल्कि एक प्रेरणा, एक वायरल मूवमेंट और कुछ लोगों के लिए एक आध्यात्मिक प्रतीक भी बन जाते हैं। और उनकी कहानी का असर इतना गहरा है कि अब उन पर फिल्म भी बन रही है। जी हाँ, अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह उन पर एक फिल्म बना रही हैं। उन्होंने योगेंद्र सिंह यादव के जीवन पर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए हैं। ये तो होना ही था। उनकी कहानी में वो सब कुछ है जो एक बेहतरीन बायोपिक में होना चाहिए। साहस, बलिदान, ड्रामा। एक बड़ी गलती और अंत में जीत। वो एक जीती जागती किंवदंती हैं। उनकी कहानी सिर्फ शारीरिक बहादुरी की नहीं है, ये असाधारण मानसिक दृढ़ता और मौके पर सही फैसला लेने की काबिलियत की भी है। ये दिखाती है कि कैसे देशभक्ति की भावना आपको वो करने पर मजबूर कर सकती है जो शारीरिक रूप से असंभव लगता हो। तो ये थी कहानी एक 19 साल के लड़के की जिसने टाइगर हिल पर असंभव को संभव कर दिखाया। 15 गोलियां आवरने के बाद भी दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, जिसे गलती से शहीद घोषित कर दिया गया और जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। ये सारे स्रोत हमें उनकी शारीरिक वीरता और पुरस्कार में हुई प्रशासनिक चूक के बारे में विस्तार से बताते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक विचार करने वाली बात है। क्या? जब किसी समाज को देशभक्ति को परिभाषित करने के लिए ऐसे चरम बलिदान की कहानियों की जरूरत पड़ती है, तो इसका असल में अर्थ क्या है? ये गहरा सवाल है। क्या ये सैनिकों पर एक तरह का असंभव बोझ डालता है कि उन्हें हमेशा ऐसे ही सुपर ह्यूमन स्तर का प्रदर्शन करना होगा, या ये वास्तव में एक राष्ट्र को प्रेरित करता है और एक साझा गर्व की भावना पैदा करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है कि हम अपने नायकों को कैसे देखते हैं और उनसे क्या उम्मीद करते हैं।